ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक एक टेंस को हम 12 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, किसी भी टेंस को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है या उसे अच्छी तरह से उसका उपयोग सीखना है तो सर्वप्रथम आपको यह सीखना पड़ेगा कि उस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, मिलता है अथवा वर्तमान समय की किसी आदत का भाव पाया जाता है तो आप समझ जाएंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। राम आम खाता है, आप अगर ध्यान से देखें तो ता है आ गया। वह पेड़ पर चढ़ता है, ता है। हम सब क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं। अर्पिता पत्र पढ़ती है, ती है। ये सभी वाक्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। जब हम वाक्य को पहचान लेते हैं तो हमारे सामने जो अगली चुनौती होती है कि हम इसको कैसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। तो इसके लिए हमें कुछ मूलभूत चीजें समझनी होती हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय किस प्रकार का सब्जेक्ट है, जो आपको प्रोनाउन और नाउन पढ़ाते समय बता दिया गया है। मुख्य क्रिया क्या है ये आपको बता दिया गया है। साथ ही टेंस को पूर्ण रूप से बताने के लिए मुख्य क्रिया के साथ एक सहायक क्रिया आती है या कभी कभी मुख्य क्रिया में ही कुछ थोड़ा सा बदलाव करके उसको बता दिया जाता है कि यह किस टेंस का वाक्य है। तो चलिए, इतनी बात समझ लेने के बाद अब हम ये देखेंगे कि कौन सी सहायक क्रिया और किस प्रकार की मुख्य क्रिया का उपयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए करेंगे। समझ लीजिए, मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ। चलिए देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हम लोग को पता चल चुका है, हिंदी पहचान। इंग्लिश पहचान के लिए अभी हम थोड़ी देर में जब हम ट्रांसलेशन के नियम पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इंग्लिश वाक्यों को किस प्रकार हम पहचानते हैं। ध्यान देंगे, ऑक्सिलरीज सहायक क्रिया, कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा हमें ध्यान से देखने की जरूरत होती है। डू का उपयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डस का उपयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि अफर्मेटिव में क्या उपयोग होता है, तो अफर्मेटिव में किसी भी प्रकार के ऑक्सिलरी का उपयोग नहीं किया जाता। उसके लिए हम नीचे देखेंगे मेन वर्ब, मतलब कि मुख्य क्रिया की तरफ। मुख्य क्रिया में होता क्या है, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्यों में वर्ब का उपयोग करेंगे। वर्ब फर्स्ट के साथ यस या ईएस जोड़ देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और वर्ब फर्स्ट का मुख्य क्रिया के रूप में केवल क्रिया के प्रथम रूप का या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही हम प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं डू और डस के साथ। ये हमारे मुख्य क्रिया का परिचय हो गया। अगला अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए इस टेंस के, इसको हम तीन भागों में, पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव के रूप में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स, उदाहरणों से इसको हम ध्यान से समझेंगे। इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इंग्लिश में हम इन्हीं ऑक्सिलरीज और वर्ब के फॉर्म को देखकर ही पहचान पाते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस, किस प्रकार का टेंस है। ठीक है, लेकिन आप तो इसको लिख लीजिए आप सभी। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मूला या सूत्र ट्रांसलेशन का क्या होता है। पहले हम वाक्य के सब्जेक्ट को लाते हैं, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस जोड़ते हैं। ध्यान यहाँ ये रखेंगे कि वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस केवल जब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी जुड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले प्रयोग किया जाता है, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे।
फिर वो लाएंगे हम ऑब्जेक्ट को। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और चीजें जिनको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, पूरक बच जाते हैं, तो उनको हम ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। यहाँ केवल हमें सकारात्मक सूचना ही मिलती है अथवा सूचना मिलती है। यहाँ आपके सामने दो वाक्य लिखे हैं, राम आम खाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। राम आम खाता है, इस वाक्य में काम करने के लिए राम आया है, मतलब कर्ता राम है, तो यहाँ रखेंगे राम। अच्छा, अब चूंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो खाना मुख्य क्रिया है। खाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ईट होगा। ईट लिखने के बाद यहां हम एस जोड़ देंगे, ईट्स, और क्या खाता है, मैंगो। और इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन इस वाक्य के लिए पूरा होगा। अब आपके मन में दुविधा ये होगी कि सर कब हम यस लगाएंगे, कब हम यस लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। जब लास्ट वर्ड जो लेटर जो होगा आपका, अगर यहाँ कॉन्सोनेंट है, अगर यहाँ कॉन्सोनेंट है तो आप सिर्फ एस जोड़ते हैं। अगर ये वॉवेल आता है, जैसे कि ई आ गया, अगर वॉवेल आता है तो हम यहाँ यस जोड़ते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल देख लेंगे। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम, वी चूंकि क्या है, सब्जेक्ट है, तो वी को हम यहाँ रख देंगे, वी। अभी देखिए वी जो है यह एक प्लूरल है, ना कि सिंगुलर है। तो जब प्लूरल है तो मैंने आपको बताया कि प्लूरल करता जब आएगा तो यस या एस को हम नहीं ऐड करते हैं। तो यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में वी प्ले, क्या खेलते हैं हम, क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। और इस प्रकार से हमारा इस वाक्य के लिए ट्रांसलेशन पूरा होता है। तो ये होता है हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम। अब हम अगले बार नेगेटिव को देखेंगे। इसको आप लिख लीजिए, कुछ ही देर में हम नेगेटिव को और उसके तुरंत बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उदाहरणों और सूत्र के माध्यम से सीख लेंगे और फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तैयार हो जाएगा। ध्यान इस बात को रखेंगे कि जब भी आप टेंस पढ़ते हैं तो आपको ऑक्सिलरीज को और साथ में क्रिया के रूप को बहुत आवश्यक रूप से समझना चाहिए, याद करना चाहिए। टेंस याद करने से ज़्यादा समझने की चीज़ है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बड़े ही आसानी से आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं और कभी भी कहीं भी सेकेंडों के अंदर आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं कि 2 मिनट में सीख लेंगे, 3 मिनट में सीख लेंगे, जहाँ हम बहुत सारी छोटी छोटी जैसे ये बातें हो गई, इनको हम नहीं समझते हैं। तो कभी भी इन सब चीज़ों से आप सावधान रहें और अच्छे से जो इलिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ें, क्योंकि कहा भी गया है जो जल्दी में होता है वो जल्दी ही चला भी जाता है। ध्यान रखें इस बात का। इसको लिख लीजिए, फिर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक वाक्यों को। यहाँ हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर डू और डस को नॉट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ बस बदलाव क्या किया गया है, डू और डस के साथ नॉट, डू नॉट प्ले, सॉरी यहाँ पर वर्ब फर्स्ट छूट गया है, इसको हम मिटा के वर्ब फर्स्ट रख देते हैं, मेन वर्ब। और यहाँ जानते हैं आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाएगा। तो पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर डू या डस सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू रखेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डस रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर वर्ब जो होगा मेन वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेगेटिव है, हम जानते हैं यहाँ हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होगी, जैसा कि एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं, राम आम नहीं खाता है। ता है पहचान हमारी क्लियर हो गई, नहीं नकारात्मक हो गया। चलिए अब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, राम आम नहीं खाता है। तो राम किस प्रकार का सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो राम डज नॉट ईट एप्पल। ठीक है, फिर आते हैं हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का यूज करेंगे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इतनी बात आसान है।
एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए यह काम आएगा। ध्यान देखिए, ध्यान हमें यहाँ डू और डज का ऑक्सिलरीज का और वर्ब फर्स्ट में यूज देखना है कि देखिए वर्ब फर्स्ट में हम यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने डू और डज को ला के पहले ही टेंस की पहचान को क्लियर करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए ऑक्सिलरीज का उपयोग कर लिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इसको आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से उतारिए और समझ लीजिए। फिर हम अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दोनों टाइप्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। यहाँ लिखा रह गया है, इसको हम मिटा के और सही कर लेंगे। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक देखिए, प्रश्नवाचक सेंटेंस या वाक्य दो तरीके के होते हैं, आप जानते हैं। एक में क्या वर्ड जो है, क्या शब्द जो है हिंदी वाक्यों में पहले ही आ जाता है, और एक प्रकार का होता है जब जो प्रश्न करने वाले शब्द है, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, कितना, ये वाक्य के बीच में आता है। तो जब हिंदी वाक्यों में प्रश्न करने वाला शब्द क्या होता है और वो पहले ही आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं लाते हैं, तब हम प्रश्नवाचक शब्दों को पहले नहीं यूज करेंगे। हम पहले सहायक क्रिया को या ऑक्सिलरी को यूज करते हैं जो भी उस संदर्भ टेंस का होता है। जैसे डू या डज इस टेंस के लिए, तो डू या डज में से कर्ता के हिसाब से हम डू या डज जैसे भी प्लूरल और सिंगुलर का उपयोग करेंगे। तत्पश्चात हम सब्जेक्ट को लाते हैं, फिर अगर वाक्य में नहीं आया है तो लगाते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर पूरक कुछ बच जाता है कॉम्प्लीमेंट, तो उसको लगाते हैं। कैसे? क्या वह बाजार जाता है, तो वह ही, ध्यान देंगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां लगाएंगे डज ही। अब देखिए गोज नहीं, गो, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। और लास्ट में इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान होती है, इसको देखकर भी हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक है, परंतु हम साथ में यहाँ भी ध्यान दे लेंगे क्योंकि कभी कभी चिन्ह लगाने में गलती हो जाती है। क्या वे हिंदी बोलते हैं? यहाँ दे, वे के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे। अब दे आप जानते हैं चूंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लगाएंगे डू दे स्पीक। देखिए यहां अटर भी यूज कर सकते हैं, स्पीक हिंदी। हिंदी एक भाषा है, तो यहां हम इसको प्रॉपर नाउन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। डू दे स्पीक हिंदी, बल्कि प्रॉपर नाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, इतने बार आप इसको उतार लीजिए और इसके तुरंत बाद हम दूसरे प्रकार का, यहाँ मन लिखा है, अभी टू लिखा हुआ है, दूसरे प्रकार का वाक्य जो इंट्रोगेटिव में ही आता है, जब क्वेश्चन वर्ड जो होता है या प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, उनका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक बहुत छोटा सा बदलाव है, उसको अभी हम देख लेते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक और वाक्य पढ़ने के बाद हम पूरी तरीके से प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दूसरे प्रकार के वाक्य को। जब हिंदी वाक्यों में प्रश्न करने वाले शब्द बीच में होते हैं, तब हम इंग्लिश रूपांतरित करते समय या ट्रांसलेशन करते समय क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश वाक्यों में सदैव पहले लगा दिया है। जैसे आप यहाँ देखिए, पहले हम सूत्र पर बात कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे, फिर डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से, इसके वचन के हिसाब से, फिर नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और तत्पश्चात कॉम्प्लीमेंट को लगा देंगे। एग्जाम्पल में मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो क्यों को हम पहले लाएंगे और इसके लिए वर्ड होता है वाई डज, मोहन के हिसाब से हम डज लगाएंगे। मोहन नॉट गो टू स्कूल
वाई डज मोहन नॉट गो टू स्कूल। ये इस वाक्य के लिए अंग्रेजी अनुवाद। आगे देखते हैं, तुम घर वापस कब आते हो। कब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द, क्षमा करिएगा, प्रश्नवाचक शब्द कब बीच में है, तो अंग्रेजी रूपांतरण के समय में इसको आगे लाएंगे। व्हेन, डू, डू क्यों, क्योंकि यू जो है हमारा कर्ता, तुम, यह बहुवचन करता है या प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम डू का यूज करेंगे। व्हेन डू यू रिटर्न होम। ठीक है, इतनी बात सब लोग अच्छे से समझ लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखे हैं और बिल्कुल मन से अगर आपने देखा है एकाग्र होकर, तो आप कभी भी भविष्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको समस्या नहीं आएगी। आप कभी भी इसे बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरित कर पाएंगे। और ये सारी चीजें समझने के बाद आप अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें भूल जाएंगी। कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास किसी व्यक्ति को पूर्ण कर देता है। तो इसलिए आप अभ्यास अवश्य करेंगे और ध्यान ये रखेंगे आप इस बात का कि कम से कम 20 शब्दों का, 20 वाक्यों का अभ्यास तो अवश्य ही करें आप, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। साथ में आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रहने की यही बात बताएं, ताकि हम सभी शिक्षा के इस कार्य को पूर्ण रूप से विद्यालय के माध्यम से पुनः सुचारू रूप से चला सके। जल्दी से जल्दी हम विद्यालय में वापस आएँ। आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ हैं, और आज के दिन के लिए भी और आगे के दिन के लिए भी आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ये भगवान से मेरी प्रार्थना भी है। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।